में हमने फूड वेब के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज़ इफेक्ट द एनवायरनमेंट। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं। तो उसमें एक एक्टिविटी है दैट इज सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट एग्जैक्टली कितने टाइप का होता है और इसकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रभाव आता है, इफेक्ट क्या क्या आता है एनवायरनमेंट में। तो सॉलिड वेस्ट दो टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्म को समझें। बायोडिग्रेड, बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिग्रेड होने वाला, टूटने वाला। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इस वेस्ट को ब्रेक कर सके, तोड़ सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सहायता से डिग्रेड या डिकम्पोज किया जा सकता है, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता। अब 10th क्लास में इस पे क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। So you have to answer the activities which affect the environment is the solid waste. Solid waste is categorized in two categories, biodegradable waste and non-biodegradable waste. अब what is the difference between these two waste? दोनों waste के बीच में अंतर क्या है, difference क्या है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं biodegradable waste की, they can be broken down into simpler substance। ये वो वेस्ट है जो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द एक्टिविटी ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स इस पर्टिकुलर वेस्ट को तोड़ देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, और ये एंजाइम्स रिलीज करने वाले भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कॉमनली डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। सो हियर दिस पर्टिकुलर वेस्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स और विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे एंजाइम्स की सहायता से इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट को डिकम्पोज, डिग्रेड किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे कांट बी ब्रोकन। कितना भी कुछ किया जाए बट ये बिल्कुल भी सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं किए जाते। दे कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एक्टिविटी ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट को सिंपलर में कन्वर्ट कर दे। सेकेंड डिफरेंस, दे कैन एंटर इन बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल में एंटर कर जाते हैं बट ये बायोजियोकेमिकल साइकिल में एंटर नहीं करते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल आपने 9th क्लास में पढ़ी है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल एक्सेट्रा। तो जब हम इन साइकिल्स की बात करते हैं तो इस साइकिल में ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट हैं ये साइक्लिक फॉर्म में चलते रहते हैं, लिविंग से नॉन लिविंग में और नॉन लिविंग से लिविंग में। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, लिविंग से नॉन लिविंग में जिस वेस्ट की साइकिलिंग होती है, साइक्लिक फ्लो में जो वेस्ट चलता रहता है, दिस काइंड ऑफ वेस्ट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब कैसे चलता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम मानते हैं जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं सॉइल पे, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करता है ह्यूमस। ह्यूमस कैसे बनता है, ह्यूमस बनता है सॉइल पार्टिकल से, और ह्यूमस में मेनली प्रेजेंट होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो यहाँ पे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है दैट इज ह्यूमस। अब उस ह्यूमस से और जो सॉइल पार्टिकल्स है इनकी सहायता से प्लांट ग्रो करता है। हम बोलते भी हैं कि द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल इज ह्यूमस। अब यहाँ पे
प्लांट ने मिनरल न्यूट्रिएंट लिए सॉइल से, प्लांट मिनरल न्यूट्रिएंट लेके सॉइल से, मान लीजिए ये प्लांट है, ट्री है, ये मिनरल न्यूट्रिएंट लेता है सॉइल से। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब इसकी पत्तियाँ गिरेंगी, झड़ेंगी, तो ये डेड एंड डीकेइंग मैटर में कन्वर्ट होगा, तो ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में एंटर करेगा और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको ले सकते हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट नाइट्रेट की फॉर्म में सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं। अब सॉइल में नाइट्रोजन कहाँ से आया, तो बहुत सारे प्रोसेसेस हमने 9th क्लास में पढ़े हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पढ़ा है, जो अपने आप में 3 तरीके का होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक्सेट्रा। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन प्लांट में आया है वो नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से कंप्लीट होता हुआ फिर से वहीं चला जाता है जहाँ से वो आया था, यानी कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से वो आया था और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में ही वो चला गया। इसीलिए वो हिस्सा बन जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल का। व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल? बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल इज द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे इसको? इट इज अ cyclic flow of nutrient between the living and the non-living components of ecosystem। इसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। और जो बायोजियोकेमिकल्स हैं उसमें नाइट्रोजन आता है, कार्बन आता है, एक्सेट्रा। तो ये जो साइक्लिक फ्लो इन न्यूट्रिएंट्स की चलती रहती है, ये किस वेस्ट में पॉसिबल है? ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में पॉसिबल। इसलिए हम कहते हैं कि they enter in biogeochemical cycle, but non-biodegradable waste is not the part of, ये कभी भी पार्ट नहीं रहता है biogeochemical cycle का। Next, they become pollutant only when the accumulation in the large quantity। अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो ज़्यादा एंजाइम्स लगेंगे उनको डिकम्पोज करने में, यानी कि बहुत ज़्यादा डिकम्पोजर्स को मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो समय भी ज़्यादा लगेगा। तो कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा एनवायरनमेंट में है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो इट बिकम पॉल्यूटेंट। सो व्हाट इज द लाइन? दे बिकम पॉल्यूटेंट ओनली व्हेन दे एक्यूमुलेट इन द लार्ज क्वांटिटी। अगर ये ज़्यादा मात्रा में है तो ये पॉल्यूटेंट कहलाएंगे, बट दे ऑलवेज एक्ट्स एज अ पॉल्यूटेंट। जब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं, ये चाहे स्मॉल क्वांटिटी में हो या लार्ज क्वांटिटी में हो, इनको हम पॉल्यूटेंट ही बोलेंगे, यानी कि ये एनवायरनमेंट को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट इज all the biodegradable waste treated properly before discharge them into water or soil। कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्यों ना हो, उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। जैसे सीवेज की हम बात करते हैं, तो सीवेज एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बट सीवेज को भी डायरेक्टली पानी में या सॉइल में डिस्चार्ज नहीं किया जाता। इसके लिए पहले इसको ट्रीट किया जाता है और इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मोटो यही होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको भी ट्रीट करके डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। सो हियर ऑल द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ट्रीटेड प्रॉपरली, इनको भी ट्रीट करना चाहिए प्रॉपरली, जिससे कि ये किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। The next is they can't be treated properly before discharge them into water। इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, ये केवल या तो रिसाइकिल किए जा सकते हैं या ये रीयूज किए जा सकते हैं। हम 3R फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, तो 3R फॉर्मूला इज रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज। ये 3R फॉर्मूला जो है ये एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने का फॉर्मूला है। तो ये जो वेस्ट हैं, जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी बोल रहे हैं, ये वेस्ट वो हैं जिनको या तो रिसाइकिल किया जाएगा या रीयूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज दे डू नॉट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। परसिस्ट का मतलब है जैसा था वैसा ही रहेगा, दैट इज परसिस्ट। तो जब हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ज़्यादातर एनिमल और प्लांट वेस्ट आता है।
मान लीजिए हमारा गार्डन है, उस गार्डन में बहुत सारी पत्तियां झड़ रही हैं अलग अलग पेड़ से, तो वो जो वेस्ट है वो पत्तियां वैसी नहीं रहेंगी अगर हम उसको 10 या 15 दिन बाद देखेंगे, जो मिट्टी पे गिरी हुई हैं वो डिकम्पोज होने लगेंगी। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो जिस फॉर्म में था वैसा हमेशा नहीं रहता। बट जब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन अगर डंप हो गई है सॉइल में तो अगर हम उसको सालों बाद भी देखेंगे तो वह वैसी ही रहेगी। एल्यूमिनियम फॉयल है वो वैसी ही रहेगी, यानी कि जिस फॉर्म में वो थी उस फॉर्म में ही रहेगी। इसका मतलब है दे परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो जैसा था वैसा ही रहेगा, दैट इज परसिस्ट। यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दे परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जब हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं, आपको कैटेगरी दे दी जाती है, उन कैटेगरीज में से आपको ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से आप लिस्ट कर दीजिए कि कौन से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं या कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बायोडिग्रेडेबल हैं, कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। तो हियर द एग्जाम्पल आर फ्रूट, वेजिटेबल, पेपर, फीकल मैटर, वुड, यूरिन, सीवेज, ये सभी के सभी कौन से वेस्ट हैं? ये एनिमल या प्लांट वेस्ट हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फ्रूट और वेजिटेबल यानी कि जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं या उनके वेस्ट हैं, वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। जब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं केमिकल्स, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स। एग्जाम्पल हम ले डीडीटी, तो डीडीटी एक पेस्टिसाइड है, किस कैटेगरी में आता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आता है। लेड, मर्क्यूरी, यूरेनियम, आयरन, कैडमियम, ये सारे के सारे जो हैवी मेटल्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल भी नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में आती है। प्लास्टिक इवन इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि उस तरीके से आप सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सके एनवायरनमेंट में। तो जब हम सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए। ये तो डिफरेंस हो गया कि वेस्ट कौन सा था, वेस्ट में डिफरेंस क्या थे और उनके एग्जाम्पल्स क्या थे। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो मैनेजमेंट में हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का भी मैनेजमेंट होता है। पहले हम बात करते हैं हाउ वी ट्रीट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करने के कुछ तरीके हैं, जैसे बाय रिसाइकलिंग, इसको रिसाइकिल करना। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन be changed into reusable form by the process of recycling। रिसाइकलिंग की सहायता से हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूजेबल फॉर्म में बना सकते हैं और बना के इनको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। नेक्स्ट इज बाय लैंड फिलिंग। अब जब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे तरीके का होता है। म्यूनिसिपल वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो बहुत सारे तरीके का वेस्ट है। अब इस वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए, तो उस मैनेजमेंट में लैंड फिलिंग एक प्रोसेस है, यानी कि गड्ढा खोद के कचरे को उसमें भर दिया जाता है। लगभग 6 फीट का गड्ढा खोदा जाता है और उसमें वेस्ट को डंप कर दिया जाता है। ये दो तरीके से किया जाता है, एक होती है ओपन लैंड फिलिंग, एक होती है क्लोज लैंड फिलिंग। अगर कचरे को भर के और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर बना दी गई है तो दिस काइंड ऑफ लैंड फिलिंग इज नोन एज क्लोज लैंड फिलिंग। अगर वो ओपन छोड़ा गया है तो दैट प्रोसेस इज ओपन लैंड फिलिंग। तो इस तरीके से हम लैंड फिलिंग कर सकते हैं। बट क्या आपने समझने की कोशिश की है
कि ये जो लैंड फिलिंग है इसमें कितने प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इसमें एल्यूमिनियम फॉयल है, इसमें प्लास्टिक है, प्लास्टिक के साथ साथ इसमें हॉस्पिटल वेस्ट भी है जिसमें अपने आप में सिरिंजेस हैं, बॉटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये नेचर के लिए सेफ है? क्या ये नेचर को एक हेल्दी बनाने का प्रोसेस है? बिल्कुल भी नहीं है। ये हमेशा एनवायरमेंटल हैजार्डस प्रोसेस ही रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ मिट्टी में जा रही है वो डिग्रेड तो होगी नहीं। अब मिट्टी में जाने वाली कोई चीज़ अगर डिग्रेड नहीं होगी तो सबसे पहले वो क्रिएट करेगी सॉयल पोल्यूशन, क्योंकि जो चीज़ मिट्टी में है वो बायोडिग्रेडेबल है तो वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगी, बट वही वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर soil pollution. What is soil pollution? Any undesirable change in the physical and the chemical property of soil. कोई भी ऐसा चीज जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को बदल दे वो क्या करेगा? सॉइल पोल्यूशन करेगा। अब सॉइल पोल्यूशन की वजह से वाटर पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि जब बारिश आएगी तो बारिश के आने से जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है मिट्टी में, वो वेस्ट परक्योलेट होके पानी में जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करेगा। तो यहाँ पे दो तरीके के पॉल्यूशन होंगे, पहला होगा सॉइल पोल्यूशन एंड द सेकेंड वन इज द वाटर पोल्यूशन। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस वेस्ट को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसका रीयूज़ करना या इसकी रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने पढ़े दो टाइप के वेस्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं तो उससे एक टर्म लिंक करती है, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। इस पे क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। जब हम फूड चेन पढ़ते हैं, लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स, zooplanktons, small fish and the large fish. This is a food chain. अब इस फूड चेन पे सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 एंड ट्रॉफिक लेवल 4। 4 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन है ये। अब यहाँ पे हर ट्रॉफिक लेवल पे जब कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन बढ़ता चला जाएगा, सो उसी को ही हम बायोमैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन इट? डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। आई रिपीट, increase in the concentration of any non-biodegradable substance at each successive trophic level of the food chain. किसी भी non biodegradable substance का successive trophic level पे concentration बढ़ते चले जाना कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए पानी में मरकरी है और मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम था, यहाँ पे बढ़ा, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ रहा है, यहाँ पे और बढ़ा और सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिला लार्ज फिश में। अब अगर इसी फिश को ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो ह्यूमन में कौन सी डिजीज़ होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ह्यूमंस जब मरकरी उनके टिश्यूज़ में, यानी कि हमारी बॉडी में जब मरकरी एक्यूमुलेट होता है तो डिजीज़ होती है मिनेमाटा डिजीज़। तो जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, बेसिकली उनमें अगर मेटल्स हैं तो मेटल्स कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करते हैं।
मरकरी भी एक डिजीज कॉज करता है, दैट इज मिनेमाटा डिजीज। तो यहाँ पे केवल आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन, क्योंकि 1 मार्क में ये पूछा जाता है विद एग्जाम्पल, तो 1 मार्क में डेफिनेशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। So this is all about the different types of waste and how they get managed.